क्या आज का अपना फार्मेसी प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 एक्चुअली इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच इज फ्रॉम यूनिट 4। वो सॉरी यूनिट 1 चैप्टर 4 इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से टाइप्स के एडवर्स ड्रग इफेक्ट होते हैं। तो ये दो चीजें हमारे आज के टॉपिक में डिस्कस होगी, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, जब आप किसी भी ड्रग को हम किसी पेशेंट को देते हैं तो नॉर्मली दो तरीके की इफेक्ट बॉडी के अंदर शो होते हैं। वन इज द डिजायर्ड एंड वन इज द अनडिजायर्ड, एंड आई थिंक एडवर्स ड्रग रिएक्शन यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन द फार्माकोलॉजी, so you know about the adverse drug effect. एडवर्स ड्रग इफेक्ट बेसिकली इज द अनडिजायर्ड इफेक्ट, जो इफेक्ट हमें नहीं चाहिए वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो जब भी आप किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो वो अपने दो तरीके की इफेक्ट शो करती है आपकी बॉडी में, एक डिजायर्ड एक अनडिजायर्ड। डिजायर्ड बेसिकली मीन्स कि पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए ड्रग दी है उसे ठीक करने का काम कर रही है, या जो चीज हमें चाहिए वो हमको मिल रही है, तो वो हो जाएगा डिजायर्ड। लेकिन हमारी हमारी पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के साथ साथ वो कुछ अदर साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर देती है, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, ईचिंग। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज अनडिजायर्ड इफेक्ट, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिजायर्ड इफेक्ट हो गया क्लिनिकली यूजफुल, और अनडिजायर्ड इफेक्ट हो गया जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, और उसी पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग का कोई उल्टा ही रिएक्शन हो जाना, इट इज नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो इंजूरियस होता है, हार्मफुल होता है बोले तो, और जो हमको रिस्पांस नहीं चाहिए होता है वो हमको उसके साथ साथ मिलने लग जाता है। तो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस या अनडिजायर्ड रिएक्शंस जो होने लग जाती हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो कहलाती हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली एक साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है कि साइड इफेक्ट कई बार ऐसा होता है कि अपने को पता होता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग हम ले रहे हैं तो इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं या होते हैं, लेकिन उन साइड इफेक्ट्स के अलावा अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई सीवियर टाइप का रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो ये नॉर्मली कब डेवलप होता है, जब आप बहुत लंबे समय तक उस मेडिकेशन को ले रहे हैं, या फिर आपने लंबे समय तक लेने के बाद एकदम से उस मेडिसिन को स्टॉप कर दिया, जिसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। तो ये नॉर्मली उन केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के। और मल्टीपल बहुत सारी, अब अगर आप ड्रग थेरेपी ले रहे हैं एक साथ, आपको अलग अलग, आपने डॉक्टर के पास चले गए, अलग अलग डॉक्टर ने आपको अलग अलग मेडिसिन प्रेफर कर दी और आप जो हैं वो सारी मेडिसिन एक साथ ले रहे हैं, तो उस केस में ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, एंड ड्यू टू द ड्रग इंट्रैक्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो सकता है। तो ये हमारा मल्टीपल ड्रग थेरेपी की वजह से भी हो सकता है, और कोई एल्डर पेशेंट है, मतलब ओल्डर एज पेशेंट है, तो उस उनके बॉडी में भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत जल्दी कॉज हो जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कि जो इफेक्ट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है उस टाइप का अगर कोई इफेक्ट हमारी बॉडी में शो हो रहा है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो कहलाता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में इसको क्लासिफाई किया गया है 7 टाइप्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रीजंस। इसके काफी सारे रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एक कॉमन रीजन हो जिसकी वजह से वो होता हो। तो अकॉर्डिंग टू देयर रीजंस दे आर क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स। फर्स्ट इज द एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, second one is the secondary pharmacological effect, third is the idiosyncrasy, fourth is the allergic reactions, fifth is genetic makeup of the patient, and sixth one is sudden drug withdrawal, and seventh is drug interaction. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन
कि ये चीजें क्या होती हैं और इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। सो पहला हमारा आता है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के लिए आपने ड्रग दी है उसका उसका हम ओवरडोज दे दें। मतलब अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करना है तो एक हमारे पास नॉर्मल डोज होगी और हमने उसको नॉर्मल से ज़्यादा डोज में किसी पेशेंट को डोज दे दी फॉर द पर्टिकुलर डिसीज ट्रीटमेंट, तो उस वजह से जो आपका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अगर आ जाता है तो वो भी एक तरीके से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेंशन्ड है, यहाँ देखिए, अगर आपको आपकी बॉडी में किसी की कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप उसको बीपी कम करने के एजेंट दे रहे हैं, हाइपोटेंसिव एजेंट, लेकिन अगर आपने ये हाइपोटेंसिव एजेंट की डोज बढ़ा दी तो पर्सन को बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगा और वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। कई केसेस में होता है कि किसी को नॉर्मल बीपी हुआ, एक आध जैसे कंटिन्यूअसली उसकी बीमारी नहीं चल रही है, लेकिन ठीक है कभी थोड़ी देर के लिए रेज हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर रेज हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर 2-3 दिन तक कंटिन्यू वो बढ़ा रहता है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बीपी की मेडिसिन देता है एंड बीपी की मेडिसिन को आप कंटिन्यू करते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते करते आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन वो ओवरडोज हो गया आपकी बॉडी में उस ड्रग का, तो उस वजह से आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। तो हमेशा कहा जाता है कि ज़्यादा बीपी से कम बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आपका बीपी लो हो गया है तो इट्स वेरी डेंजरस टू योर बॉडी, ठीक है। और इसी टाइप का एग्जांपल है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, इन द केस ऑफ डायबिटीज़, अगर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो दिया जा रहा है वो कई बार अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में दे दिया जाए, डबल डोज उसकी दे दी जाए, तो उस वजह से भी हमें हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है और वो एक तरीके का एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, ठीक है। तो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बेसिकली क्या हुआ, किसी भी ड्रग का जो आप पर्टिकुलरली उस डिसीज को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, अगर आप उसका ओवरडोज दे देते हैं तो उस वजह से बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है और उसको हम बोल रहे हैं एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये एक टाइप का एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, ठीक है। इसी के अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्यू टू एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में आल्सो अपेयर एट यूजुअल थेरापेटिक डोज, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको नॉर्मल बीपी का एग्जांपल दिया था, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि हमने डोज नहीं दी ज़्यादा, हम नॉर्मल डोज दे रहे हैं जिसमें हमारी कंडीशन को ठीक करना है, लेकिन उस केस में भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट अपियर हो सकते हैं। किस कंडीशंस में, अगर किडनी डिसीज हो, अगर किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रही है, 70 या 60 या 50% फंक्शनिंग कर रही है, तो उस केस में जो अपन मेडिसिन दे रहे हैं थेरापेटिक डोज में भी, वो भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट कॉज कर सकती है, ठीक है। Hypoalbuminia, which may be due to failure of albumin production as in liver disease or albumin loss in the nephrotic as in nephrotic syndrome, आपकी बॉडी में अगर एल्बुमिन का प्रोडक्शन ख़त्म है, नहीं है, और आप नॉर्मली थेरापेटिक डोज में कोई मेडिसिन दे रहे हैं, तो एल्बुमिन बेसिकली डाइजेशन में हेल्प कर देता है और उसकी जो भी मेडिसिन आपने ली है उसको पचाने में आपका हेल्प करता है। तो अगर वो नहीं है आपकी बॉडी में तो उस केस में भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट थेरापेटिक डोज में कॉज हो सकता है, ठीक है। और एज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप जैसे अगर कोई बच्चा है, बहुत छोटा बेबी है, उसको भी अगर आप नॉर्मल डोज में ड्रग दे रहे हैं लेकिन उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल डोज में भी इफेक्ट कॉज हो सकता है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, ठीक है। तो हमें इसको रोकने के लिए, इसे मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बाय डोज एडजस्टमेंट आफ्टर नोइंग द फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेड ड्रग। अब आपने सपोज करो कोई थेरापेटिक ड्रग दे दी, मतलब सॉरी कोई ड्रग दी इन द पर्टिकुलर थेरापेटिक डोज की जितनी डोज में वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। देने के बाद भी अगर उसके एडवर्स इफेक्ट
हो रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो आप रीजन फाइंड आउट करेंगे कि इसका क्या रीजन है, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या मेटाबोलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है या एक्सक्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड आफ्टर फाइंडिंग द इशू आप उसकी जो डोज है उसका एडजस्टमेंट करेंगे कि कहाँ पे हमें किस तरीके की डोज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बेसिकली। ओके, तो मतलब दोनों केस में हो सकता है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा डोज में दे रहे हो तब भी इफेक्ट आ सकता है, अगर हम थेरापेटिक डोज में दे रहे हो तब भी इफेक्ट आ सकता है। लेकिन थेरापेटिक डेज में थेरापेटिक डोज में कुछ कंडीशंस हैं कि उन कंडीशंस पे ही ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, फिर सेकेंड हमारा टाइप आता है सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि आपने जिस चीज के लिए मेडिसिन दी है वो तो वो शो कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो अलग एक इशू भी शो कर देता है, उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जस्ट लाइक अ साइड इफेक्ट। ओके, कि drug have several pharmacological action at usual therapeutic dose, but it is prescribed solely for one of these beneficial actions. For example, antihistamine are prescribed for an anti-allergic skin reaction or for their anti-nausea effect, but they also produce drowsiness due to central nervous system depression. इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मीन्स कि आपने कोई ड्रग दी तो उस ड्रग ने अपना इफेक्ट तो शो किया ही सही, उसके साथ साथ वो दूसरे इफेक्ट भी शो करता है जिसको हम एक तरीके से एडवर्स ड्रग इफेक्ट की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, लाइक अगर इसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल एंटी हिस्टामिन अगर आप देते हैं तो हिस्टामिन का मेन जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट माना जाता है वो है ड्रॉजीनेस, जिससे आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, थका थका सा महसूस होता है। ठीक है, हमेशा आपको लगता है कि हम बेड पे पड़े रहें पूरे टाइम। और अगर नॉर्मली ड्राइविंग वाला अगर कोई पेशेंट है, कोई ड्राइवर है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, गाड़ी नहीं चला सकता नॉर्मली। ठीक है, तो अगर इस टाइप ये भी ये कहलाता है आपका सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि मतलब उसने अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो शो किया ही सही, उसके साथ साथ भी उसने दूसरे इफेक्ट भी शो किए। ऐसा नहीं कि उसने वो इफेक्ट तो बिल्कुल ही ठीक ही नहीं किया और डायरेक्टली उसने एडवर्स ड्रग इफेक्ट दे दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो चीज तो उसने ठीक करी, उसके साथ साथ उसने एडवर्स ड्रग इफेक्ट भी कॉज कर दिया, तो वहां पे उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एक्चुअली ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ही है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इन द केस ऑफ अदर डिजायर्ड इफेक्ट ये हमारे लिए एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका इडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो था हमारा अकॉर्डिंग टू रीजन में एडवर्स ड्रग इफेक्ट में इडियोसिंक्रेसी। तो बेसिकली इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट which cannot be readily explained or predicted. अनयूजुअल, हमें पता नहीं होता है कि इस टाइप का इफेक्ट शो हो सकता है अगर हम ये ड्रग पर्टिकुलर लेंगे तो, और साथ ही साथ हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं इजीली। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं यहाँ पे इडियोसिंक्रेसी। जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पे जब पढ़ा होगा कि एक थैलिडोमाइड ड्रग है, ये थैलिडोमाइड, तो अगर इसको किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है तो नॉर्मली ये नोटिस किया गया था कि जो थैलिडोमाइड है अगर इसको हम प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं तो दे कॉज द टेराटोजेनेसिटी, जिसके अंदर जो फीटस होते हैं उसके लिम्स जो होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो लिम्स हाफ ही रह जाते हैं, वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, जिसको हम बोलते हैं फोकोमेलिया। ये एक फीटल एबनॉर्मलिटी है और ये एक तरीके का ड्रग एडवर्स ड्रग इफेक्ट है जो पर्टिकुलरली थैलिडोमाइड की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नॉर्मली नहीं दिया जाता है। Structural changes at molecular level occur in the fetal, skeletal and neurological tissue, but the nature of these changes are known for the development of fetal abnormal। वही चीज आ गई है फोकोमेलिया, कि अगर आप नॉर्मली कि हम लोगों को नॉर्मली पता नहीं होता है किस टाइप का इफेक्ट शो हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट अगर आ जाता है आपकी बॉडी के अंदर तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड कैंसर भी एक एग्जांपल है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन का।
बहुत सारे केसेस में आप जो ड्रग नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में कैंसर डेवलप हो सकता है। एंड ड्रग की वजह से कोई कैंसर डेवलप हो रहा है तो इसको हम इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन बोलते हैं। लाइक अगर स्टिलबिस्ट्रॉल जो कि हार्मोन है, अगर हम उसका यूज कर रहे हैं, फीमेल यूज करती हैं तो वजाइनल एडेनोस कार्सिनोमा हो सकता है अगर आप ज्यादा टाइम तक उसको यूज करते हैं तो। ठीक है। ट्यूमर इन किडनी पेल्विस, किडनी में ट्यूमर हो सकता है अगर आप स्टिलबिस्ट्रॉल को प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं। एस्ट्रोजन को यूज कर रहे हैं तो यूट्राइन कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टाइम तक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज कर रहे हैं लाइक एजाथायोपिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, तो उस केस में लिम्फोइड ट्यूमर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मतलब कई बार कैंसर जो होता है वो ड्यू टू मेडिसिन भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल बोल दिया कि टोबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं या इस टाइप से जो भी लेते हैं तो उनको होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो दूसरे केसेस में भी हो जाता है कभी। अ, आपने अगर कुछ नहीं लिया है तब भी हो जाता है, क्योंकि वो ड्रग के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या ड्रग की वजह से वो पर्टिकुलरली डेवलप हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रग इंड्यूस कैंसर। ठीक है। फिर आता है आपका एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। तो नॉर्मली कोई ड्रग आपने ली तो वो भी कई टाइप के आपकी बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकती हैं किसी ड्रग की वजह से। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन की वजह से किसी किसी को एलर्जी होती है। जैसे ही वो पर्टिकुलर ड्रग लेता है तो उसकी बॉडी में या तो रैशेस हो जाते हैं या उसकी रनी नोज हो जाती है या फिर उसको हेडेक हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है। जिस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसकी बॉडी में नजर आने लग जाते हैं, तो ये कहलाता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। मतलब पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी होना। आपको नहीं पता कि हम ये ड्रग खा रहे हैं तो हमें इससे प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग की वजह से आपकी बॉडी में एलर्जीज हो जाती हैं, और वो भी एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन का कॉज है या टाइप है। ओके, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, उसके अलावा रैशेस हो जाते हैं आपको। और जो एलर्जिक रिएक्शन है वो वेरी करती है फ्रॉम द माइल्ड रिएक्शन टू एनाफाइलेक्सिस। मतलब बहुत हो सकता है बहुत कम रिएक्शन हो सकता है इतनी ज़्यादा डेप्थ में चली जाए कि पर्सन की डेथ ही हो जाए। ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन माइल्ड रिएक्शन से लेके डेथ तक वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि वो इंसान उससे मरेगा ही सही, और जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल माइल्ड ही रहेगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। ये होता है एलर्जिक ड्रग रिएक्शन। और इसी में आता है एलर्जी सिम्टम्स आर द रिजल्ट ऑफ अ चेन रिएक्शन दैट स्टार्ट्स इन द ह्यूमन सिस्टम। योर ह्यूमन सिस्टम कंट्रोल्स हाउ योर बॉडी डिफेंड्स इटसेल्फ। बेसिकली एलर्जी सिम्टम्स कब स्टार्ट होते हैं? जब आपकी इम्यूनिटी की जो पावर होती है वो खत्म होने लग जाती है। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आपके अंदर की इम्यूनिटी खत्म हो गई है, तो उस मेडिसिन के अगेंस्ट में आपके जो डिफेंसिव पावर कम हो गई है, तो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। For instance, if you have an allergy to a particular medication, your immune system identify that drug as an invader or allergen. Your immune system may react to medication in several ways. तो अगर आपकी बॉडी में आपने ड्रग ली, लेकिन उस आपकी बॉडी में पर्टिकुलर ड्रग के लिए अगर आपकी बॉडी में एलर्जी डेवलप है, तो उस केस में जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो उसे एक तरीके से वायरस की तरह ट्रीट करेगा, और अपने काफी सारी रिएक्शंस उसके साथ कॉज करेगा। ठीक है। तो जो एक टाइप का इम्यून रिएक्शन होता है उसका हम जिसमें आप नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती हैं वो होती हैं। तो ये नॉर्मली ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपके सेल्स के अंदर एंटर करती हैं और वहाँ पे कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं, जिनकी वजह से तुरंत एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होती हैं। और ड्यू टू कॉजिंग ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस हमें कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लाइक हमारी रनी नोज हो जाती है, हमारी आंखों में से पानी आने लग जाता है, हमारे गले में खराश हो जाती है, हमारा गला बैठ जाता है, या फिर कई बार हमें स्किन पर रेशेस हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है हमने ड्रग ली अभी, और ड्रग लेने के हमें कुछ घंटों बाद से लेके कुछ
मिनट से लेके कुछ घंटों तक हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लंबे टाइम तक चल जाए। तो ये एलर्जिक रिएक्शन किसी पर्टिकुलर ड्रग को लेने से आपकी बॉडी में कोई एलर्जी कॉज हो जाती है, तो यहाँ पे हम उसको एडवर्स साइड इफेक्ट बोलते हैं। फिर आता है आपका जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। Patient of selected genetic makeup are at substantially greater than average risk for some specific drug toxicity. For example, glucose 6-phosphate dehydrogenase is involved in degradation of glucose for producing energy. Basically, जीन्स के वजह से जो टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है वो यहाँ पे कहला रही है जेनेटिक डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है मेंशन कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो है, ये नॉर्मली इसका काम क्या होता है कि ग्लूकोज को डिग्रेड करता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में इस पर्टिकुलर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनका टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू सर्टेन ड्रग्स और द स्ट्रेस ऑफ कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में इनकी कमी है तो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और उसकी वजह से अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो आपके अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो आरबीसीज को ब्रेक करने लग जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है जो ट्रांसफर होती है बिकॉज इट्स द जीन्स इफेक्ट। जेनेटिक में कुछ आपका क्या बोलेंगे, कुछ दिक्कत हो गई है जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ये एक तरीके से ये बोलें कि हमारी जो ड्रग हमने लिए हैं ये ड्रग से इंड्यूस नहीं हुई है, हमारे अंदर जो जीन्स थे उसकी कमी की वजह से ये डेवलप हुई है, तो वो उस ड्रग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे दिया हुआ है, सर्टेन पॉपुलेशन इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया are deficient in glucose 6-phosphate dehydrogenase, and therefore there are substantial risk of developing hemolytic disease after the use of anti-malarial drug। मतलब इसमें एंटी मलेरियल ड्रग का साइड इफेक्ट है कि अगर आप ऐसे पेशेंट को एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं जिनके अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी है, तो उनके अंदर आरबीसीज डिग्रेड हो जाएंगे, एंड ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसीज उसके अंदर हेमोलाइटिक डिसीज कॉज हो जाएगी। हेमोलाइटिक डिसीज में आरबीसी कंप्लीट डिग्रेड हो जाते हैं, वो बन ही नहीं पाते हैं प्रॉपरली, उनका डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर कहलाएगा आपका जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। इसी में आगे एक और एग्जांपल है, पेशेंट विथ porphyria are susceptible to CNS depressive agent like barbiturates. Individual with pseudocholinesterase, wait a second please। ओके हमारा अगर अदर जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी का एग्जांपल है कि अगर किसी पेशेंट को पोरफायरिया की प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसको सीएनएस डिप्रेसिव एजेंट देते हैं लाइक बार्बिचुरेट्स, तो उसके अंदर प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, ठीक है। मतलब उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी उसकी बॉडी में, और साथ ही साथ पैरालिसिस भी कॉज हो सकता है। मतलब जिसके अंदर पोरफायरिया की मतलब पोरफायरिया की प्रॉब्लम है। पोरफायरिया बेसिकली जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में, और उस केस में अगर आपने सीएनएस डिप्रेसिव एजेंट दे दिया किसी पेशेंट को, तो उसको पैरालिसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं वो एसिटाइलेशन के थ्रू डिटॉक्सिफाइड होती है, जो आपने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। एसिटाइलेशन इज द रिएक्शन, ड्यू टू दिस दे आर मेटाबोलाइज्ड, ओके। तो जो एसिटाइलेशन होता है उसकी वजह से आपकी काफ़ी सारी ड्रग्स जो होती हैं वो उनकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है और वो रिमूव हो जाती है, लेकिन
कुछ जो होते हैं अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एसिटाइलेशन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से कुछ ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लाइक आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड, हाइड्रालाइजिन, डेप्सोन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी की। अगर आपकी बॉडी में पर्टिकुलर किसी जीन्स की कमी होती है जिसकी वजह से अगर आप कोई ड्रग देते हैं तो आपकी बॉडी में रिएक्शन कॉज हो सकती है या एडवर्स इफेक्ट कॉज हो सकता है। फिर आता है ड्रग विड्रॉल। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपकी बॉडी में अगर आप लंबे समय से कोई ड्रग ले रहे हैं, तो अगर आप उसको एकदम से बंद करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ इफेक्ट कॉज हो जाता है। या तो उसका धीरे धीरे डोज बंद करें। फॉर एग्जांपल अब ये जो कोरोना में स्टेरॉइड दिया जाता है, स्टेरॉइड्स का लेवल एकदम से बंद नहीं किया जाता है। हाई डोज से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके उसकी डोज कम की जाती है, एंड एंडिंग मतलब डोज ग्रेजुअली डिक्रीज करते हुए उसको बंद करना पड़ता है। अगर आप ले रहे हैं उस दवाई को कंटिन्यू और एकदम से अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं तो आपकी बॉडी में एडवर्स ड्रग इफेक्ट कॉज हो सकता है। ठीक है। तो tolerance occurs after prolonged use of variety of drug of narcotic analgesic, hypnotic, ethyl alcohol, some hypotensive agent and corticosteroid, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी। And sudden withdrawal of such drugs show severe side effects. Okay? आप लंबे समय तक अगर कोई ड्रग ले रहे हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में एक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, और अगर आप एकदम से उस ड्रग को बंद करते हैं तो आपकी बॉडी में काफी सीवियर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। तो लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है, इन पेशेंट habituated to central nervous depressants such as ethyl alcohol, barbiturate, and benzodiazepine, withdrawal of the usual dose may produce marked agitation, ट्रैकिकार्डिया, कंफ्यूजन, डेलीरियम एंड कन्वर्जन। अगर किसी पेशेंट को आदत पड़ गई है सीएनएस डिप्रेशन लेने की, और वो एकदम से लंबे टाइम बाद उसकी डोज को छोड़ता है, उसको विड्रॉ करता है, तो उसकी बॉडी में शिवरिंग होगी, एजिटेशन मतलब कंटिन्यूअसली वो हिलता रहेगा, इवन चक्कर आते हैं, एपिलेप्सी भी हो सकती है, उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो सकता है। ये सब चीजें आती हैं आपकी अगर आप लंबे समय तक सीएनएस डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं तो। ठीक है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉइड की थेरेपी पे हैं तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स की जो आपकी एट्रोफी मीन सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है आई थिंक, तो उसका जो नंबरिंग होती है या फिर सेल की साइज होती है या नंबर होता है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट वो इंक्रीज हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स का अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड थेरेपी यूज करते हो तो। ठीक है। और sudden withdrawal can precipitate an acute adrenal crisis in which the patient become profoundly weak, hypotensive and are collapsed. तो वही मेन है कि अगर आप एकदम से विड्रॉ करते हैं अपनी ड्रग को जो आप लॉन्ग टर्म से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो उस वजह से बीपी एकदम डाउन हो सकता है, एंड ड्यू टू द लो बीपी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है। एंड लास्ट आपका क्लासिफिकेशन है ड्रग इंटरेक्शन। तो जब एक साइड इफेक्ट मतलब एक एडवर्स इफेक्ट, दो ड्रगों को अगर आप एक साथ ले रहे हो, मल्टीपल थेरेपी एक साथ ले रहे हो, उस वजह से भी आपकी बॉडी में एडवर्स ड्रग इफेक्ट कॉज हो सकते हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा ड्रग आप साथ में ले रहे हो तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब ये इंट्रैक्शन दो तरीके से वर्क कर सकते हैं, या तो वो इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं या वो इफेक्ट को कम कर सकते हैं, या फिर कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है। ठीक है। तो द लाइक्लीहुड ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ ड्रग्स बीइंग टेकन इंक्रीजेस। स्पेशली जब ड्रग इंट्रैक्शन की जो चांसेस होते हैं वो तब बढ़ जाते हैं जब आप बहुत सारी ड्रग एक साथ ले रहे हो, मतलब मल्टीपल आपकी बीमारियां चल रही हैं, उन मल्टीपल बीमारियों की आप अलग अलग थेरेपीज ले रहे हो, एक डॉक्टर को आपने किसी चीज के लिए दिखाया, एक डॉक्टर को आपने किसी चीज के लिए दिखाया, और दोनों की मेडिसिन आप साथ में ले रहे हो, तो ये ड्रग इंटरेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है। तो नॉर्मली ड्रग इंटरेक्शन ड्रग ड्रग के बीच में भी हो सकता है, तो आपको पता होगा ड्रग फूड में भी हो सकता है, ड्रग हर्ब फूड में भी हो सकता है, हर्ब ड्रग में भी हो सकता है, इस तरीके के इंटरेक्शंस हो सकते हैं।
And taking a drug while having certain medical condition can also cause a drug interaction. अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है और उस केस में अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो ड्रग उस पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन के अंदर भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट कॉज कर सकती है। अगर आपको कोल्ड हुआ है, आप नेज़ल डिकंजेस्टेंट ले रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो आपकी बॉडी में एडवर्स रिएक्शंस कॉज़ हो सकते हैं। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो 2 मेडिसिन्स की वज़ह से इफ़ेक्ट कॉज़ कर रहे हैं या फूड के साथ में इफ़ेक्ट कॉज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी मेडिकल कंडीशंस के साथ में मिक्स होके भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो ये होता है आपका ड्रग इंटरैक्शन।